भारतीय संस्कृति के विषय में देश और विदेश में आम धारणा मूलतः यही है कि यह एक आध्यात्मिक और चिंतनात्मक है। यह भारतीय संस्कृति का नितांत एक पक्षीय प्रस्तुतिकरण है, जो वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों के माध्यम से उद्घाटित हुआ है। भारत में एक शाश्वत ऊर्जामयी सौंदर्य बोध की परंपरा भी रही है, जिसको भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 2500 वर्ष पूर्व शब्दबद्ध किया था, जिसमें बाह्य और आंतरिक सौंदर्य को देखने, समझने और अनुभव करने की प्रक्रिया को जीवंत दृष्टांतों के द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके विषय में विदेश के विचारक और समालोचक बहुत कम जानते हैं। किसी भी सभ्यता में मानवीय भाव भंगिमों और नृत्य की मुद्राओं के बारे में इतना सजीव और विस्तृत वर्णन नहीं मिलता जितना कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। जहां ग्रीस के यूक्लिड ने गणित के सिद्धांतों को अभिव्यक्त करने के लिए रेखा गणित की भाषा प्रस्तुत की और भारत के पाणिनि ने सार्वभौमिक व्याकरण को मानो एक बहुत बड़ा शब्दकोश दिया है, जिसको अभी भी रसिक समझने और आत्मसात करने की चेष्टा में रत हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र दुनिया भर में रंगमंच पर लिखी गई पहली पुस्तक है। इसमें 108 विभिन्न मुद्राओं को वर्णन किया गया है, जिसको अलग अलग तरीकों से जोड़कर नृत्य के विभिन्न रूपों को अभिव्यंजित किया जा सकता है। बिना भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ज्ञान के भारतीय कला को जो महत्ता दी गई है, इसलिए भी जीवन को एक उत्सव की तरह समझते और कला, रंगमंच उत्सव को मनाने का एक उत्कृष्ट ढंग है। मुद्रा को वाणी, संगीत और कलात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा रंगमंच के पात्र श्रोताओं और दर्शकों में विभिन्न रसों और भावों को उत्प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। चाहे ये वीर रस हो, रौद्र रस हो, अद्भुत रस हो, वात्सल्य रस हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो या विभत्स रस हो। रंगमंच इतना महत्वपूर्ण और गौरव का विषय था कि भारत के बहुत सारे राजा महाराजा स्वयं नाटक लिखते थे, संगीत वाद्य प्रयुक्त करते थे। ये नाटक में अभिनय करना भी सराहनीय कार्य समझते थे। आज भी समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन की स्वर्ण मुद्राओं में अंकित दिखते हैं। राजा हर्षवर्धन का नागनंदम आज भी उच्च श्रेणी के नाटकों में गिना जाता है। भारतीय मनीषियों ने सृजनात्मक कला को व्यक्ति में आमूलचूल परिवर्तन करने की शक्ति को अनुभव किया था। वो कला जो कर्तव्यच्युत को अपने कर्तव्य का बोध कराती है, लोगों को प्यार करना सिखाती है और संस्कार रहित लोगों को सद्व्यवहार और अनुशासन सिखाती है। यही नहीं, कला कायरों को साहसी बनाती है। अल्प बुद्धि लोगों को, यही नहीं, कला कायरों को साहसी बनाती है और अल्प बुद्धि लोगों को ज्ञान प्रदान करती है, विद्वानों को बुद्धिमान बनाती है। कला के माध्यम से व्यक्ति के अंदर छुपी हुई हिंसक और क्रूर प्रवृत्तियों का उद्घाटन होता है।
और तब हम यह जान जाते हैं कि उसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। यह कला ही है जो हमें इस योग्य बनाती है कि हम बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करें और आत्मज्ञान की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर हों। यह सही है कि आज के मार्केट उन्मुखी संसार में धन और साधन संपन्न व्यक्ति ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी खेतों में हल चलाने वाले किसान मौसम के बदलने और अनाज के पकने पर नृत्य और गीतों द्वारा अपने हर्षोल्लास को प्रकट करते हैं। किसी हद तक उनके नृत्य और गीतों में भी कला अभिव्यक्त होती है। इसके परिष्कार करने पर वही नृत्य भांगड़ा के रूप में फिल्मों में लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लेता है और लोकगीतों के सुर अभी भी करोड़ों भारतीय गुनगुनाते हैं। किसी भी समाज के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जानना हो तो उस समाज के कला और रंगमंच का स्तर एक विश्वसनीय मापदंड है। भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग यदि गुप्तकालीन युग को माना जाता है तो यह सम्राट के युद्ध और विजय की वजह से ही नहीं, बल्कि कालिदास, भवभूति और भर्तृहरि के अन्यतम नाटकों और कविताओं की वजह से ही है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम आधुनिक भारत के ही नहीं बल्कि यूरोप के प्रसिद्ध कवियों को, जिसमें गेटे और शिलर प्रमुख हैं, उनको भी खूब प्रभावित किया है। कला साधना में लगे हुए भारतीय समाज को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महान योगदान दे रही हैं।